हम सब ने सुना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये बात सच भी है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है हार्मोनाइजिंग योर सोल, वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि क्या सिर्फ मेहनत ही काफ़ी है या फिर हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, ये सब किसी और चीज़ पर भी निर्भर करते हैं। स्रोत का मानना है कि हमारी आंतरिक वाइब्रेशंस, मतलब हमारी ऊर्जा का स्तर, वो तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। एक लाइन है इसमें जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो पाते हैं जो हम होते हैं। बिल्कुल, और यही लाइन, यही तो आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। हमारा मकसद इसी विचार की गहराई में उतरना है। स्रोत के हिसाब से ये वाइब्रेशंस आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? तो हम दोनों पहलुओं को देखेंगे। एक तरफ जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में छपी स्टडी जैसे वैज्ञानिक दावे हैं, और दूसरी तरफ पेड़ों पर नकारात्मक ऊर्जा के असर जैसी कहानियां भी हैं। हम इन सब का विश्लेषण करेंगे ताकि समझ सके कि लेखक असल में कहना क्या चाहता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये वाइब्रेशंस या ऊर्जा का स्तर, यह है क्या चीज़? आपने एक स्टडी का जिक्र किया, जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वाली। उसमें वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उस पर फोकस किया। और जो नतीजा निकला वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि अगर एक इंसान डरा हुआ है या बहुत उदास है, तो उसकी ये भावना उसके आसपास बैठे लोगों को भी प्रभावित कर सकती है, वो भी बिना एक शब्द कहे। और ये एमिगडाला कोई मामूली हिस्सा नहीं है। ये हमारे दिमाग का, आप कह सकते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। मतलब लड़ो या भागो वाला। जब हम डर, तनाव या गुस्से में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए तो कम वाइब्रेशन वाली भावनाएं हमें सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी थका देती हैं। उस स्टडी में ये भी सामने आया कि भावनाएं एक तरह से संक्रामक होती हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। किसी उदास व्यक्ति के पास बैठकर आप भी थोड़ा लो महसूस करने लग सकते हैं। एग्जैक्टली। ये तो हुई समस्या की बात। क्या उस स्टडी में समाधान को लेकर भी कुछ कहा गया था? हाँ, और वही हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। स्टडी में देखा गया कि जब किसी उदास मरीज को हीलिंग थेरेपी या टच थेरेपी दी गई और साथ में कुछ सकारात्मक बातें, जिन्हें हम पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं, वो दोहराई गईं, तो उसकी बीमारी में बहुत तेजी से सुधार आया। स्रोत इसे प्राचीन भारतीय योगियों की उस क्षमता से जोड़ता है। अच्छा, हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ छूकर या अपनी उपस्थिति मात्र से ही लोगों की पीड़ा कम कर देते थे। मतलब इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की एनर्जी एक इंसान से दूसरे तक पहुंच सकती है। स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो इस बात को और आगे ले जाते हैं, लेकिन वो सुनने में किसी कहानी की तरह लगते हैं। जैसे कहानी है कि कुछ जगहों पर किसी बड़े पेड़ को गिराने के लिए उसे काटा नहीं जाता, बल्कि गांव के बहुत से लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे कोसते हैं, उसे बद्दुआएं देते हैं और कहते हैं कि कुछ ही हफ्तों में वो हरा भरा पेड़ सूख कर मर जाता है। वाकई। और इसी से जुड़ा एक और प्रयोग बताया गया है जो कोई भी घर पर आजमा सकता है। दो एक जैसे पौधे लिए गए। एक पौधे के पास जाकर रोज उसकी तारीफ की गई, उसे प्यार जताया गया, और दूसरे पौधे को रोज बुरा भला कहा गया, उसे कोसा गया। नतीजा प्रिडिक्टेबल था। जिस पौधे को लगातार नकारात्मकता मिली वो मुरझा गया होगा। बिल्कुल। जबकि दूसरा पौधा फलता फूलता रहा। लेकिन क्या स्रोत इस पर कोई वैज्ञानिक तर्क देता है कि ऐसा होता कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ एक रूपक है, एक कहानी है, या इसके पीछे सच में कोई ऊर्जा का आदान प्रदान है? मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत यहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म के बीच की रेखा पर चलता है। वो ये नहीं कहता कि इसका कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण है, लेकिन उसका तर्क ये है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं रहती, वे एक ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती हैं। जब हम गुस्सा या नफरत महसूस करते हैं तो हम एक खास तरह की ऊर्जा छोड़ते हैं। जब हम प्यार या कृतज्ञता महसूस करते हैं तो ऊर्जा अलग होती है। ये कहानियां इसी सिद्धांत को समझाने के लिए हैं कि ये ऊर्जा सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि हमारे आसपास के पूरे वातावरण और जीवित चीजों को भी प्रभावित करती है। ये पेड़ पौधों वाले उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाले हैं।
ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हमारे विचार बेजुबान चीजों पर इतना असर डाल सकते हैं तो अपनी जिंदगी पर तो हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते होंगे। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? स्रोत इसके लिए क्या रास्ते सुझाता है? बिल्कुल। और यहीं पर यह स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी देता है। वो हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए 5 तरीके बताता है। बढ़िया। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है ऊंचे स्तर के इमोशंस यानी एलिवेटेड इमोशंस को अपनाना। इस किताब में डेविड हॉकिंस के चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया गया है। ये चार्ट अलग-अलग भावनाओं को उनके ऊर्जा स्तर के हिसाब से मापता है। इसमें शर्म, अपराध बोध, ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाएं सबसे नीचे हैं, मतलब उनकी वाइब्रेशन सबसे कम होती है। और इनके ऊपर हैं प्रेम, शांति और कृतज्ञता, जिनकी वाइब्रेशन सबसे ऊंची होती है। इसे समझने के लिए कोई रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण है? हाँ, श्रेयत एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। सोचिए, जब कोई किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने अस्पताल जाता है, वहाँ का माहौल अक्सर भारी होता है, लोग दर्द और चिंता में होते हैं। हाँ। भले ही कोई ज्यादा बात न करे, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद अक्सर लोग खुद को थका हुआ और थोड़ा उदास महसूस करते हैं। हाँ, ये तो होता है। यह उस माहौल की लो वाइब्रेशन का असर है। इसके ठीक उलट, जब आप किसी बहुत हंसमुख और जिंदा दिल दोस्त से मिलकर आते हैं तो आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। एग्जैक्टली, यह ऊंची वाइब्रेशन का असर है। तो क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? यह सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरा है। यह मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की बात है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी भावनाएं कमी यानी स्कैर्सिटी की मानसिकता से पैदा होती हैं। मतलब मेरे पास ये नहीं है या मुझसे ये छिन जाएगा, या उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है। इसके विपरीत प्रेम, शांति और खास तौर पर कृतज्ञता, ये प्रचुरता यानी अबंडेंस की मानसिकता से आती हैं। मेरे पास जो है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। यह मानसिकता का बदलाव ही हमारी ऊर्जा के स्तर को जमीन से आसमान पर ले जा सकता है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है निस्वार्थ भाव से देना। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत कहावत का इस्तेमाल हुआ है, गुलाब बांटने वाले के हाथों में खुशबू तो रही जाती है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। स्रोत के मुताबिक, जब कोई इंसान बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के कुछ देता है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या किसी की मदद हो, तो वो अपने अवचेतन मन से इस ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजता है। वो संदेश है, मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं इसे बांट सकता हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। ये बात तो सही है। मांगने की इच्छा तभी होती है जब हमें कमी महसूस होती है। देने का भाव तो अपने आप में ये साबित करता है कि हम कमी की स्थिति में नहीं हैं। बिल्कुल, ये सीधा सीधा कमी की मानसिकता पर हमला है। ये एक ऐसा चक्र शुरू करता है जहां आप प्रचुरता महसूस करते हैं, इसलिए आप देते हैं, और जब आप देते हैं तो आपको और ज्यादा प्रचुरता का एहसास होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा करता है। ठीक है। तीसरा तरीका थोड़ा अनोखा लगता है। स्रोत इसे कहता है 3 स्तरों पर भोजन। ये 3 स्तरों पर भोजन वाली बात थोड़ी समझ नहीं आई। शरीर का भोजन तो समझ आता है, पर मन और आत्मा का भोजन? हाँ, ये एक बहुत ही समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच है। पहला है शरीर का भोजन। यहां पर सात्विक फूड की बात की गई है। स्रोत इसे बड़े काव्यात्मक ढंग से सन-किस्ड फूड कहता है। सन-किस्ड फूड? हाँ, मतलब ऐसा भोजन जिसे सूरज ने छुआ हो, जैसे ताजे फल, कच्ची सब्जियां, अंकुरित अनाज, ऐसा भोजन जिसमें जीवन शक्ति या प्राण भरपूर हो। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है मन का भोजन। यह है खुशी और शांति। मतलब आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? क्या आप दिन भर नकारात्मक खबरें, शिकायतें और चिंताएं अपने मन में डाल रहे हैं, या फिर अच्छी बातें, सुकून देने वाला संगीत और सकारात्मक विचार? और तीसरा और सबसे जरूरी, आत्मा का भोजन, जो है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान पर इतना जोर क्यों दिया गया है? कई लोगों को ध्यान करना बहुत मुश्किल लगता है। जोर इसलिए है क्योंकि स्रोत के अनुसार ध्यान ही वो रास्ता है जिससे हम अपनी 5 इंद्रियों के शोर से ऊपर उठते हैं और उस असली जीवन शक्ति से जुड़ते हैं जो हमारे अंदर है। और जिन्हें ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, उनके लिए स्रोत एक बहुत सरल उपाय बताता है। वो कहता है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। अच्छा, मतलब अवेयर रहना। हाँ, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, उसे पूरी जागरूकता के साथ करें, बिना किसी जजमेंट के।
ये अभ्यास ही धीरे धीरे ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है। ये बहुत काम की सलाह है। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जिसे स्रोत ने एक बहुत ही कड़ा नाम दिया है, जहर की गोली। और ये जहर की गोली है तुलना करना। बिल्कुल। और ये आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया का सबसे बड़ा सच है ना? हम अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की हाईलाइट रील देखकर दुखी होते हैं। स्रोत कहता है कि लोग अक्सर अपने सुख से उतने सुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये हमारी ऊर्जा को इतना क्यों गिराता है? क्योंकि जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करने लगती है कि फलां व्यक्ति के मुकाबले हमारे पास कितना कम या ज्यादा है। सही बात है। हमारा पूरा ध्यान अपनी यात्रा से, अपनी प्रगति से हटकर दूसरों पर चला जाता है। एग्जैक्टली। ये हमारी ऊर्जा को सोख लेता है, क्योंकि हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? क्या तुलना करना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? स्रोत एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली समाधान देता है। वो कहता है, अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना सिर्फ एक इंसान से करो, वो इंसान जो तुम कल थे। वाओ! बस ये देखो कि क्या तुम कल से आज एक बेहतर इंसान बने हो? क्या तुमने कुछ नया सीखा? क्या तुमने अपनी किसी कमजोरी पर काम किया? जब आपका मुकाबला सिर्फ खुद से होता है तो आपकी सारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है और आपकी वाइब्रेशंस स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती हैं। और अब पांचवा और आखिरी तरीका, प्रकृति से जुड़ना। हाँ, ये शायद सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। स्रोत का तर्क है कि हम इंसान और प्रकृति दोनों एक ही 5 तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो हम असल में अपने मूल स्रोत के पास जाते हैं। यह हमारी ऊर्जा को अपने आप संतुलित कर देता है। मतलब पहाड़ों पर जाना या समुद्र किनारे बैठना ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बेहतरीन है, लेकिन हर कोई रोज ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब घर की बालकनी में रखे एक पौधे के पास चुपचाप बैठना भी हो सकता है, या नंगे पांव घास पर चलना, वो भी हो सकता है, या बस कुछ देर आसमान के बदलते रंगों को देखना। प्रकृति हमें हमसे बड़ी किसी चीज से जोड़ती है। जब हम एक विशाल पेड़ या अथाह आसमान को देखते हैं तो हमारी अपनी चिंताएं और हमारा अहंकार बहुत छोटे लगने लगते हैं। स्रोत तो ये भी दावा करता है कि जब लोगों ने किसी पेड़ को अपना दोस्त बनाकर उससे अपनी भावनाएं साझा की तो उनके ऑरा में सकारात्मक बदलाव देखे गए। ऑरा, इसे थोड़ा समझाएंगे? स्रोत यहाँ ऑरा शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद एक अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र, जिसे कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। और उस प्रयोग में पाया गया कि पेड़ के साथ भावनाएं साझा करने से यह ऊर्जा क्षेत्र ज्यादा सकारात्मक और मजबूत हो गया। मतलब ये हमारे और प्रकृति के बीच के गहरे ऊर्जावान संबंध को दिखाता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। स्रोत के मुताबिक अपनी ऊर्जा या वाइब्रेशंस को बढ़ाने के 5 मुख्य तरीके हैं। पहला, ऊंचे स्तर की भावनाओं जैसे प्यार और शुक्रगुजारी को अपनाना। दूसरा, बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से देना। तीसरा, 3 स्तरों पर अपने आप को पोषित करना: शरीर के लिए सात्विक भोजन, मन के लिए शांति और आत्मा के लिए ध्यान। चौथा, दूसरों से तुलना करने की जहरीली आदत को छोड़कर अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से करना। और पांचवा, प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ना। बिल्कुल। ये स्रोत इस शक्तिशाली विचार को हमारे सामने रखता है कि हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है। और ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन के लिए पूरी ईमानदारी से अपनी भावनाओं, अपने देने के भाव, अपनी सोच और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दे, तो उसे अपनी जिंदगी के अनुभव में क्या छोटे-छोटे या शायद बहुत बड़े बदलाव नजर आने शुरू हो सकते हैं।